हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट ज्ञानी प्लस। मैं हूं वेणुगोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं थर्मोडायनेमिक्स। लास्ट वीडियो में जो हमने हमारा मॉड्यूल 1 है वो स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, जिसमें हमने जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में पढ़ा है। हमने जो थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम होता है, सराउंडिंग का जो कंसेप्ट है, टाइप्स ऑफ सिस्टम है, ठीक है, प्रोसेस किसे कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, साथ साथ हमने देखा है कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है। सो ये सारे जो टॉपिक्स हैं हमने हमारे लास्ट वीडियो में कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप जाकर के हमारे चैनल पे वो जो प्रीवियस वीडियो है उसे देख सकते हैं। आज हम उसी मॉड्यूल को, उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, जिसमें हम बेसिक जो टर्म्स हैं, जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है आपके थर्मोडायनेमिक्स का, वो सारे टॉपिक्स हम डील करेंगे, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं जीरोथ लॉ, टेम्परेचर एंड द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, ठीक है। साथ ही साथ हम डिटेल में एक बार डिस्कस करेंगे कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सो देखते हैं कि लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन से लॉज आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि हमने स्कूल लेवल पे भी पढ़ा हुआ है कि थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, जीरोथ लॉ है, एक्सेट्रा। यहां पर अभी हम देखेंगे कि जो फर्स्ट लॉ है, जो सेकंड लॉ है, जो जीरोथ लॉ है, ये बताते क्या है, किस चीज से रिलेट करते हैं, ये यहां पर हम ये चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम जानेंगे कि इनका जो इंप्लीमेंटेशन है, ठीक है, वो किस किस चीजों के लिए किया जाता है, ठीक। तो हम जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली 4 लॉज होते हैं। फर्स्ट लॉ दैट इज जीरोथ लॉ, पहला जो लॉ है दैट इज जीरोथ लॉ। सेकेंड लॉ दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। अब भाई ये जीरो से स्टार्ट करने की क्या जरूरत पड़ेगी, जीरोथ लॉ क्या है, कैसे आया, ये सब देखते हैं हम, ठीक है। देखिए जीरोथ लॉ जो है वो बेसिकली सबसे फंडामेंटल लॉ है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का। लेकिन जो जीरोथ लॉ था उसके बारे में, यानी कि उसका जो स्टेटमेंट था, उसका जो आइडिया था, वो फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ के बाद में आया, ठीक है। और फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ पहले ही इस नाम से बहुत पॉपुलर हो चुके थे, ठीक है। दैट्स वाई इसका नाम थर्ड लॉ ना रख करके ये जाना गया कि फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ को जानने से पहले जो जीरोथ लॉ कहता है, जो भी वो बताता है वो हम देखेंगे, वो जानना बहुत जरूरी, ये बहुत ज्यादा फंडामेंटल है एज कंपेयर टू द फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। दैट्स वाई इसको जो काउंटिंग है उसमें थर्ड पोजीशन देना सही नहीं होगा, ये सोच करके इसे हमने जीरो नाम दिया। सो जीरोथ लॉ बना यहां से, ठीक है। सो जीरोथ लॉ क्या बताता है ये देखते हैं। तो जीरोथ लॉ बताता है आपको थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में, थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक है। मैंने जो पहला वीडियो बनाया है जिससे हम लोगों ने पूरा सिलेबस डिस्कस किया है, उसे ब्रीफ में, बहुत ही ब्रीफ में मैंने कुछ जो चीजें थी सब्जेक्ट की एक ओवरव्यू के फॉर्म में मैंने डाली थी उसमें, ठीक है। यहां अब हम आगे जैसे जैसे प्रोसीड करेंगे हमारे मॉड्यूल्स में, वो चीजें हम डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। सो जीरोथ लॉ डील करता है थर्मल इक्विलिब्रियम के साथ। अब यहां पर देखिए इस तरह के जो चीजें हैं वो आपको याद रखनी है, क्योंकि एसएससी और ईएस में, गेट में तो उतना इसका खास रेलेवेंस नहीं है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एसएससी, जेई एंड आईईएस के एग्जाम से फ्रेम किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट कौन से लॉ में आता है, यहां पर आप देख सकते हैं कि 4 लॉ हो गए हमारे पास, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, ठीक है। तो यहां पर आपको वो पूछेगा कि थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट किस लॉ के थ्रू दिया गया था, तो आपका आंसर होगा जीरोथ लॉ। ये कैसे होगा उसको और हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है दैट इज नथिंग बट द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम जानते हैं कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है, ना ही इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो फर्स्ट लॉ जो है उसकी जो फ्रेमिंग है या जो उसकी मैथमेटिक्स जो भी उसमें इन्वॉल्व है, वो एक सिंपल आइडिया को लेकर के चलती है, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो सिंपली ये जो आपका फर्स्ट लॉ है, दिस इज नथिंग बट, फर्स्ट पॉइंट इस पे लिख सकता हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है क्या, फर्स्ट लॉ।
अब क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है और हम जानते हैं जो थर्मोडायनामिक्स है वो एनर्जी यानी कि हीट, ठीक है, को पावर में कन्वर्ट करने या पावर को हीट में कन्वर्ट करने का एक साइंस है, ठीक, पावर दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो जो फर्स्ट लॉ है बाय द हेल्प ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर को रिलेट करता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे इसमें और वर्क ट्रांसफर एंड हीट ट्रांसफर, ये चीजें, इसके जो कंसेप्ट्स हैं, इसके जो फॉर्मूले हैं, ये सारे डिराइव किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ, ठीक है। साथ ही साथ फर्स्ट लॉ को जब और डिटेल में स्टडी किया जाएगा, ठीक है, तब वहां से एक नया टर्म निकल के आएगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज एंथैल्पी। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी है, कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी ये दिया गया है फर्स्ट लॉ में। व्हाट इज एंथैल्पी? एंथैल्पी आपका एक एनालॉगस टर्म है ऑफ हीट, ओके, इट इज एनालॉगस टू हीट। कैसे? जो एंथैल्पी होती है किसी भी सब्सटेंस की, ठीक है, एंथैल्पी को कंप्लीटली डिफाइन कर पाना किसी पर्टिकुलर स्टेट पे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, बट हम चेंज इन एंथैल्पी को प्रिसाइजली डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक। ये एंथैल्पी के बारे में आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये बताता क्या है? ये बताता है टोटल हीट कंटेंट, किसी भी फाइनाइट मास का कितना हीट कंटेंट होगा, इसको रिप्रेजेंट करता है आपका एंथैल्पी, ठीक है। एंथैल्पी जो होता है वो दो तरह की एनर्जीज का सम होता है, ठीक। पहली होती है इंटरनल एनर्जी एंड सेकंड इज नोन एज फ्लो एनर्जी, ठीक है। एंथैल्पी इसको और डिटेल में जब हम फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे तब देखेंगे। फिलहाल के लिए इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, दैट इज H, कैपिटल H इज इक्वल टू U प्लस PV, जहां U को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, ओके, एंड PV इज नोन एज फ्लो वर्क, ठीक है। लास्ट में कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, ये भी फर्स्ट लॉ ने ही दिया है। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? हम जानते हैं किसी भी सब्सटेंस में तरह तरह की एनर्जीज होती है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूलर एनर्जी, हीट एक्सेट्रा, ठीक है, बहुत सारी एनर्जीज होती है उसमें। सभी एनर्जी को जब मैं किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस की सारी एनर्जी को अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे जो नेट एनर्जी मिलेगी दैट इज द इंटरनल एनर्जी, ओके। तो इंटरनल एनर्जी का जो कंसेप्ट है वो भी फर्स्ट लॉ के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ में हमने देखा कि फर्स्ट लॉ इज बेसिकली बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये हमको वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर के बीच रिलेशन फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, ठीक। थर्ड, ये बताता है कंसेप्ट ऑफ एंथैल्पी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, ये बताता है, ठीक है। इसको जब हम फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे तो और डिटेल्स में इसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है? देखिए, फर्स्ट लॉ में इसने ये तो बता दिया, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है इसलिए हमको पता तो चल गया कि आपका जो हीट है वो वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है और वर्क जो है वो हीट में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक। और उनके बीच जो भी रिलेशन होंगे, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होंगे वो हमको यहां से मिल गए। लेकिन हीट का जो डायरेक्शन होगा कि हीट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा और क्यों फ्लो होगा, इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया गया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। सो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने दिया फर्स्ट डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। इसने बताया कि जो हीट होती है दैट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर एनर्जी पोटेंशियल टू लोअर एनर्जी पोटेंशियल, दैट इज हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया जीरोथ लॉ ने किसका कंसेप्ट दिया था? जीरोथ लॉ ने दिया था थर्मल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट। तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? थर्मल इक्विलिब्रियम, जैसे कि मैंने अभी सेकंड लॉ से बताया, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो पता चला सेकंड लॉ से। सेकंड लॉ में ये हुआ कि हायर एनर्जी पोटेंशियल दैट इज हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में हीट फ्लो होती है। सो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होगा?
थर्मल इक्विलिब्रियम जब दो बॉडी जो आपस में इंटरेक्ट कर रही है, हीट ट्रांसफर कर रही है, जब उनका एनर्जी पोटेंशियल दैट इज द टेम्परेचर, अगर वो टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो उस केस में हीट ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा और उस केस में मैं कहूंगा कि ये दो बॉडीज जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। लेकिन थर्मल इक्विलिब्रियम में हमको ये नहीं पता चला कि हीट जो है वो किस डायरेक्शन जा रही है, हाई टू लो जा रही है या लो टू हाई जा रही है। हमको बस इतना पता चलता है जीरोथ लॉ में कि जब ये दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो जाएगा उस केस में एक कंडीशन आएगी जिसे मैं कहूंगा थर्मल इक्विलिब्रियम। लेकिन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये क्लियर नहीं करता कि वहां पर जो हीट का जो डायरेक्शन होगा वो लो टू हाई होगा या हाई टू लो होगा। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया जीरोथ लॉ जो है वो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बाद में आया। सो जीरोथ लॉ को अगर कहूं मैं तो बेसिकली जरूरत नहीं पड़ती है कि वो बताए कि हीट का डायरेक्शन क्या है, क्योंकि एज जीरोथ लॉ सेकंड लॉ के बाद आता है और जो हीट का जो फ्लो है उसका डायरेक्शन क्या होगा ये सेकंड लॉ ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। तो कभी भी क्वेश्चन में आप कहीं भी किसी भी इंटरव्यू में इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि जीरोथ लॉ तो भाई बता रहा है टेम्परेचर थर्मल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, हीट फ्लो की बात कर रहा है, क्योंकि जब हीट फ्लो होगा तभी थर्मल इक्विलिब्रियम आएगा। तो कभी ये नहीं सोचना है कि जीरोथ लॉ जो है वो ये बताता है कि डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो क्या होगा। आपको दिमाग में ये चीज हमेशा रखनी है कि जीरोथ लॉ सेकंड लॉ के बाद आया है और जो डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो है वो ऑलरेडी सेकंड लॉ ने क्लियर कर दी थी। सो डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो की बात या उसके बारे में जीरोथ लॉ कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ और सिर्फ बताता है थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में। ओके, सो वापस आते हैं। सो सेकंड लॉ बताता है आपका डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो या डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर बताता है। ठीक है, हीट ट्रांसफर। ओके, नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देता है जो कि थर्मोडायनामिक्स से बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है, दैट इज कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। जो एंट्रोपी है उसके बारे में सेकंड लॉ से ही पता चलता है कि एंट्रोपी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। एंट्रोपी को समझना और समझाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, और एंट्रोपी को इतनी जल्दी से समझ नहीं आएगा किसी को कि एंट्रोपी एग्जैक्टली क्या होता है, क्योंकि हम लोग जो क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स यानी कि मैक्रोस्कोपिक स्टडी। मैक्रोस्कोपिक स्टडी मतलब क्या करते हैं हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल पे ना जा करके किसी फाइनाइट मास की स्टडी करते हैं। अब उस फाइनाइट मास पे जब हम 3-4 चीजों की दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम चेंज, टेम्परेचर चेंज, इस तरह के जब हम लोग मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर की स्टडी करते हैं तो उसको कहा जाएगा क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, लेकिन जो एंट्रोपी है उसको सिर्फ मैक्रोस्कोपिक लेवल पे उसको ऑब्जर्व करना उतना आसान नहीं है। उसको अगर आप मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो वो उतने अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो जो एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली माइक्रोस्कोपिक इन नेचर है, यानी कि वो हमको उसको समझने के लिए मॉलिक्यूलर लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे जाकर के चीजों को देखना पड़ता है। ठीक, सो व्हाट इज एंट्रोपी? ठीक है, व्हाट इज एंट्रोपी? तो अगर एकदम सिंपल भाषा में कहूं तो इट इज मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर। ठीक है, सो डिसऑर्डर को समझने के लिए सिंपल एक एग्जांपल ले सकते हैं हम हमारे कमरे का। ठीक है, कमरा जब साफ होता है बहुत अरेंज्ड होता है। ठीक है, अब जब एक बार वो अरेंज कर दिया गया, बहुत अच्छे से साफ कर दिया गया, आप देखेंगे समय के साथ साथ उसमें धीरे धीरे जब आप उस कमरे को यूज करते हो तो देखते आते हो जितना जो सामान था जो आपने जमाया था वो पूरा बिखरने लगता है, जो कमरा था वो डिसऑर्डर होने लगता है। तो यहां से एक चीज समझ आ गया कि जितनी भी नेचुरल जो चीजें होती है, जो भी स्पॉन्टेनियसली होती हैं, वो सभी डिसऑर्डर की तरफ बढ़ती हैं। तो यहां से एक आइडिया आया और सेकेंड लॉ का एक स्टेटमेंट बना दैट द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। बट अभी भी हमको समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये एंट्रोपी है क्या। ठीक है, तो देखिए डिसऑर्डर और ऑर्डर को समझने का सबसे आसान तरीका आप उसे मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें। जैसे कि सॉलिड्स की बात करूं अगर मैं, तो सॉलिड्स में हम जानते हैं कि जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं किसी पर्टिकुलर एरे में अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, इफ इट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं एक क्रिस्टल लैटिस में वो अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, किसी प्रॉपर मैनर को फॉलो करते हैं, उसका एक प्रॉपर क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अगर वो सॉलिड ना हो, वो लिक्विड हो या गैस हो, लिक्विड और गैस में हम जानते हैं जो लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर फ्री टू मूव, क्योंकि उनके बीच उतना स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं होता। तो देखते हैं हम जैसे लिक्विड हो या गैस हो तो दोनों के केस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग पाथ में ट्रेवल करते जाते हैं, है ना, रैंडम पाथ में मूव कर रहे होते हैं।
ये मोशन लिक्विड में कम होता है और ये गैसेस में ज्यादा होता है। तो मैं किसी पर्टिकुलर लोकेशन ए पे बात करूं तो ए पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अलग अलग समय पे आते या जाते रहते हैं। तो मेरे को देखने को मिलता है कि अगर थर्मोडायनेमिक सिस्टम लिक्विड या गैस है तो उस केस में जो डिसऑर्डर है दैट इज हायर देन दैट इन केस ऑफ सॉलिड। तो अब इन चीज को ध्यान में रखते हुए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि अगर मेरे पास एक आइस क्यूब है, ओके, मेरे पास एक आइस क्यूब है, तो आइस क्यूब में जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वाटर पार्टिकल्स या H2O के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉलिड स्टेट में और किसी ना किसी तरह से वो अरेंज्ड फॉर्म में है। जैसे जैसे समय बीतेगा ये सराउंड से हीट गेन करेगा और हीट गेन करेगा तो उसके बाद ये लिक्विड फॉर्म में आएगा। और जब ये लिक्विड फॉर्म में आएगा, सॉलिड से जब ये लिक्विड फॉर्म में आएगा, वापस जब ये वाटर बन जाएगा, तो उस केस में फिर ये होगा कि जो इसके मॉलिक्यूल्स जो सॉलिड स्टेट में, यानी कि जब ये आइस था, आइस के स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स अरेंज फॉर्म में थे अब वो अरेंज फॉर्म में नहीं है, अब वो फिर से रैंडम मोशन में आ गए हैं। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में मैंने देखा कि डिसऑर्डर बढ़ा, तो यहां पर मैं कह सकता हूं जो एंट्रोपी है वो बढ़ गई। अब याद रखना है आपको, यहां पर हमेशा एक कंफ्यूजन रहेगा आपको कि एंट्रोपी बढ़ गई, ये हम किसके लिए बोलेंगे, क्योंकि अगर आप इस स्टेटमेंट को हमेशा किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए वैलिडेट करना चाहोगे तो ये स्टेटमेंट कभी सही साबित होगा तो कभी गलत साबित भी हो सकता है। क्योंकि सेकेंड लॉ का जो स्टेटमेंट है आप उसको अगर ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा कि जो सेकेंड लॉ है वो एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम की बात नहीं करता, वो एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स की बात करता है। वो कहता है कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, और यूनिवर्स सिस्टम से मिलकर के नहीं बना हुआ होता, यूनिवर्स सिस्टम प्लस सराउंडिंग से मिलकर के बना होता है। सो अगर आप किसी पर्टिकुलर सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहे होगे, उसमें आप एनर्जी इंटरेक्शन देख रहे होगे, हीट ट्रांसफर देख रहे होगे, वर्क ट्रांसफर देख रहे होगे, सो हो सकता है कि उस पर्टिकुलर सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो, ठीक है। तो किसी सिस्टम के एंट्रोपी चेंज को आप हमेशा जनरलाइज नहीं कर सकते कि अगर उससे हीट निकल रहा है तो एंट्रोपी बढ़ रही होगी या हीट ऐड हो रहा है तो एंट्रोपी बढ़ रही होगी, आप ऐसा नहीं कह सकते। आप जो एंट्रोपी का इंक्रीज है दैट इज एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग, ये हमेशा आप कहेंगे यूनिवर्स के टर्म में, ओके। सो यहां तो हमने ऑब्जेक्ट्स की सिस्टम की बात कर ली, जैसे हमने ये भी समझ लिया कि जो सिस्टम है उसके लिए हमको डिस्कशन नहीं करना, डिस्कशन हमको करना इन केस ऑफ यूनिवर्स, ओके। अब ये तो हो गया सिस्टम्स की बात। अब मैं बात करता हूं एनर्जीज की, ठीक है। अब देखिए एनर्जी जब कंसंट्रेटेड होती है, ठीक है, कंसंट्रेटेड होने का मतलब किसी फाइनाइट मास के अंदर उसका पूरा वो एक जगह इकट्ठा किया जाए, अगर आप एनर्जी को एक जगह स्टोर करोगे, ठीक है, तो एनर्जी जो होगी वो ऑर्डर्ड फॉर्म में होगी। और जितनी ज्यादा एनर्जी ऑर्डर्ड फॉर्म में होगी, जैसे कि देखिए कि हमारे सब तरफ हमारे एयर है, ठीक है, सारा का सारा जो एयर है उसमें वो जब मूव करता है तो हमको वहां पर काइनेटिक एनर्जी मिलती है। लेकिन इस पूरी काइनेटिक एनर्जी का जो कि बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, इसका हम कंप्लीट यूज नहीं कर सकते, इससे हम पूरी तरह से बिजली नहीं बना सकते। कारण क्या है इसका? कारण ये है कि यहां पर जो हमारे धरती के एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो जो मूव कर रही है, जब हवा बह रही है, उस केस में जो एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा डिसऑर्डर्ड है। तो ये याद रखना है, जब एनर्जी किसी बहुत बड़े स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो वो डिसऑर्डर्ड हो जाती है। तो मैं जैसे कि ने बताया कि एनर्जी को अगर हम कंसंट्रेट करते हैं यानी कि उसको हम ऑर्डर्ड फॉर्म में रखते हैं, सो इन दैट केस उस एनर्जी को जो कि ऑर्डर्ड फॉर्म में है उसको वर्क में कन्वर्ट करना यानी कि यूज में लाना आसान होता है, मतलब उससे हम ज्यादा से ज्यादा वर्क ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर वही एनर्जी डिसऑर्डर्ड फॉर्म में हो यानी कि ज्यादा फैली हुई हो, डिफ्यूज्ड हो, इन दैट केस उससे हमको वर्क ऑब्टेन करना मुश्किल होता है। सो दिस वाज द एंट्रोपी इन केस ऑफ एनर्जी, ठीक है। इस पूरी फिनोमिना को हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एंट्रोपी पढ़ेंगे हमारे सब्जेक्ट, हमारे मॉड्यूल्स में, ठीक है। सो एंट्रोपी का जो कॉन्सेप्ट है जैसे कि मैंने बताया वो आता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, और इसमें ये कहा गया दैट एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। साथ ही साथ यहाँ पर दो और स्टेटमेंट्स आएंगे जो हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, दैट इज केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट, ठीक है। वो भी सेकेंड लॉ के स्टेटमेंट और उन्हीं से पता चलता है, जो केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट है एग्जैक्टली उसी से पता चलता है डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, ओके। सो this was about the second law of thermodynamics. Then what is third law of thermodynamics?
थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एंट्रोपी है वो जीरो हो जाएगा अगर उसका टेम्परेचर मैं एब्सोल्यूट जीरो कर दूं, यानी कि एंट्रोपी बिकम्स जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम बिकम्स जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर? ठीक है, अब यहां पर टेम्परेचर को हम समझेंगे कि टेम्परेचर क्या होता है, तब जाकर के हमको समझ आएगा कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, सो इस स्टेटमेंट को और क्लियरिफाई करने से पहले हम देखेंगे टेम्परेचर एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको पढ़ने के बाद हमको टेम्परेचर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। देन वी विल डिफाइन कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, देन वी विल कम बैक टू द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो अब हम देखते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड टेम्परेचर के बारे में। तो जीरोथ लॉ क्या कहता है? जीरोथ लॉ कहता है कि अगर कोई दो बॉडीज किसी तीसरी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो दो बॉडीज भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। ओके, सो लेट अस ड्रॉ थ्री बॉडीज ए, बी एंड सी। सो अगर ये दो बॉडीज ए एंड बी किसी थर्ड बॉडी यानी कि सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि A is in thermal equilibrium with C and B is also in thermal equilibrium with C. So A and B are also in thermal equilibrium. This is about the zeroth law of thermodynamics. अब मैं बता चुका हूं कि what is thermal equilibrium, ये हमको zeroth law से ही पता चला था। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि अगर कोई दो बॉडीज आपस में हीट ट्रांसफर कर रही हैं, ठीक है, लेट अस से दिस इज बॉडी ए, दिस इज बॉडी बी, इसका टेम्परेचर TA है, इसका टेम्परेचर TB है। तो अगर कोई दो बॉडीज आपस में हीट ट्रांसफर कर रही हैं एंड इन दिस केस TA इज ग्रेटर देन TB, तो हम जानते हैं जो हीट है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है। सो हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम A टू B। तो ये हीट कब तक फ्लो होती रहेगी? जब तक के इसका जो फाइनल टेम्परेचर है TF ऑफ A, फाइनल टेम्परेचर ऑफ A जब तक TF ऑफ B के बराबर ना हो जाए, when TF ऑफ A इक्वल टू TF ऑफ B, तब तक के हीट जो है वो फ्लो होता रहेगा। यानी कि जब तक ये दोनों किसी इक्विलिब्रियम टेम्परेचर तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक के हीट ट्रांसफर होता रहेगा। दिस इज नोन एज एंड दिस कंडीशन इज नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम। जब दोनों बॉडीज का टेम्परेचर आपस में बराबर हो जाएगा उस कंडीशन को मैं थर्मल इक्विलिब्रियम कहता हूं। ये मैं पहले भी देख चुका हूं। ठीक है, सो यहां पर जीरोथ लॉ बात करता है कि अगर दो बॉडीज आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, लाइक A इज इक्विलिब्रियम विथ C एंड B इज इक्विलिब्रियम विथ C, तो A और B भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यानी कि अगर A और C का टेम्परेचर सेम है, B और C का टेम्परेचर सेम है, तो इसका सिंपल मतलब निकलता है कि A और B का भी टेम्परेचर सेम है। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट यूज होता है टेम्परेचर मेजरमेंट में। तो यहां पर क्वेश्चन बनता है, कभी भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए कौन सा लॉ यूज किया जाता है, विच लॉ इज यूज्ड इन टेम्परेचर मेजरमेंट, तो आपका आंसर होगा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, सो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर मेजरमेंट का जो फंडामेंटल है जो हम आज यूज करते हैं डिफरेंट टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस में, वो दिया गया था। ठीक, सो व्हाट इज टेम्परेचर? ये टेम्परेचर है क्या? टेम्परेचर का मतलब हीट होता है क्या, या टेम्परेचर कुछ और चीज है, इसको हम देखते हैं। सो व्हाट इज टेम्परेचर? तो टेम्परेचर बेसिकली हमारे सेंसेशंस को क्वांटिफाई करने का एक तरीका है। पहले तो सबसे बेसिक इसको स्टार्ट करते समझने के लिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट गर्म है तो डेफिनेटली उसमें जो हीट होगी वो ज्यादा होगी। कोई ऑब्जेक्ट अगर ठंडा है तो उस केस में जो उसका हीट कंटेंट है वो क्या होगा, कम होगा। तो हम उसको छूकर ये तो बता सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट गर्म है या ये ऑब्जेक्ट कम गर्म है या ये बहुत ज्यादा गर्म है। हम उसको रिलेटिवली कंपैरिजन के थ्रू फिजिकल ऑब्जर्वेशन से छू करके ह्यूमन टच से उसको बता सकते हैं कि कौन गर्म है कौन बहुत ज्यादा गर्म है। लेकिन कितना गर्म है, एग्जैक्टली उसकी क्वांटिटी कितनी है, ये हम नहीं बता सकते। तो इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए कि कोई भी जो मैटर है वो कितना गर्म है, किस डिग्री तक गर्म है, इसको बताने के लिए लाया गया टर्म टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बेसिकली बताता है उसका हीट कंटेंट। ठीक है, फिजिकली अगर देखें हम उसको तो ये बताता है उसका हीट कंटेंट। जिसमें हीट कंटेंट ज्यादा होगा उसके लिए टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा होगी, जिसमें हीट कंटेंट कम होगा उसके लिए टेम्परेचर की वैल्यू कम होगी। ठीक, अब ये हीट आता कहां से है?
ठीक है, तो फर्स्ट मैंने देखा कि टेम्परेचर क्या बताता है, हीट कंटेंट बताता है, हीट कंटेंट। जितना ज्यादा हीट होगी उतना ही ज्यादा टेम्परेचर होगा, जितना हीट कम होगा उतना कम टेम्परेचर होगा। लेकिन ये हीट आता कैसा है? सो हीट जो आती है किसी भी ऑब्जेक्ट में, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो, वो आता है उसके मॉलिक्यूलर मोशंस के कारण। ठीक है, मॉलिक्यूल जब आपस में कोलाइड होते हैं तो वो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, एंड दैट एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहां पर जो टेम्परेचर है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर। ठीक है, तो जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है, जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी इनका कोलिजन बढ़ते जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो है इनकी बढ़ते जाएगी। जैसे जैसे इनको हम ठंडा करेंगे, अगर इसको मैं ठंडा करूंगा तो क्या होगा, ये जो मोशन है इसका, ठीक है, जो इसके पार्टिकल्स है उसकी काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे कम होती जाएगी वैसे वैसे ये रुकते चले जाएंगे। ठीक है, और जैसे जैसे रुकते चले जाएंगे वैसे वैसे ये ठंडे होते चले जाएंगे। तो भाई ये ठंडे हो रहे हैं या गर्म हो रहे हैं कैसा पता चल रहा है? जैसे कि सपोज मैं किसी कंटेनर में कोई गैस ले लूं, किसी कंटेनर में मैं कोई गैस ले लूं, तो ये गैस अगर गर्म है, ठीक, तो इसके पार्टिकल्स क्या करेंगे, इस वेसल की वॉल से टकराएंगे। ठीक है, इसके पार्टिकल वेसल की वॉल से टकराएंगे और जो इनकी काइनेटिक एनर्जी है वो इस वॉल में ट्रांसमिट होगी। तो इसका जो रिजल्ट होगा, ठीक, ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो जब कोलिजन होगा इसके साथ तो वो कन्वर्ट हो जाएगी हीट में। हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स के कारण ही हमको हीट समझ आती है कि इसमें हीट है या नहीं है। सो बेसिकली मैं बोल सकता हूं कि जो टेम्परेचर है दैट रिलेट्स टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी of the particles in a substance। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के जितने पार्टिकल्स हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अगर उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है सो टेम्परेचर भी ज्यादा है, और हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी हमको क्या मिला, हीट, और हीट से हम समझेंगे टेम्परेचर। तो 3 लेयर में इसको आप समझ सकते हैं। जब आपके मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है, ज्यादा होगी, ठीक, तो उसमें हीट ज्यादा होगा, और हीट ज्यादा होगी तो उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। ठीक है, अब ये काइनेटिक एनर्जी यहां पर हम देखेंगे कैसे? भाई ये तो समझ आता है कि मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं सॉलिड्स की, तो सॉलिड में तो मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते हैं, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी कैसे होती है? तो देख सकते हैं हम, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 3 तरह से मोशन दे सकते हैं। मॉलिक्यूल्स ट्रांसलेट हो सकते हैं, आगे पीछे बैक एंड फोर्थ ट्रांसलेट हो सकते हैं, रैंडम पास में जा सकते हैं, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट हो सकते हैं। ठीक है, रैंडम पास में जा सकते हैं, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट हो सकते हैं। लेकिन जब ये सॉलिड होगा तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स के कारण चिपके हुए होंगे एक दूसरे से, और ये इतने फ्री नहीं होंगे कि स्पेस में कहीं भी जाके मूव कर सके, रैंडम मोशन दे सके। तो उस केस में क्या होगा, जिस भी बॉन्ड से ये जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये जो बॉन्ड है जब इसमें एनर्जी देंगे तो ये दूर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये दूर जाने की कोशिश करेगा अपने नेबरिंग एटम से, लेकिन क्योंकि बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है दैट्स वाई ये दूर नहीं जा पाएगा। दैट्स वाई अपने लैटिस में जहां पर भी ये मॉलिक्यूल या एटम प्रेजेंट है उस लैटिस में ये वाइब्रेट करने लग जाएगा। ठीक है, सो सॉलिड्स में जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज बिकॉज ऑफ द लैटिस वाइब्रेशन। लैटिस में जितने भी एटम्स हैं, लोकल पॉइंट्स हैं, वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं जब हम उसको हीट देते हैं। तो वहां पर भी काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन यहां पर जो पार्टिकल्स है वो एग्जैक्टली मूव नहीं हो रहे हैं, वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट में जहां पर वो है वहीं पर वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, सो इस तरह से हम समझ गए कि जो टेम्परेचर है दैट रिलेट्स टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल्स इन द सब्सटेंस। ठीक है, और यही काइनेटिक एनर्जी हमको क्या दिखाती है, हीट कंटेंट दिखाती है। यही आगे जाकर के उसका हीट कंटेंट बनता है, और हीट कंटेंट जब होता है तो हम उसको छू करके या मेजर करके बताते हैं उसका टेम्परेचर है या नहीं है, वो गर्म है या ठंडी है, ये हम छू के बताते हैं। और अगर उसकी हमको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होगी तो हम कोई इक्विपमेंट दैट इज थर्मोमीटर वो यूज करते हैं। सो दिस इज द फंडा ऑफ टेम्परेचर। नाउ मैंने जैसे कि बताया था कि हमको जब टेम्परेचर समझ आ जाएगा कि टेम्परेचर क्या बताता है और टेम्परेचर आता कैसे है, तब हम समझ पाएंगे कि एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है। सो हमने यहां देख लिया टेम्परेचर इज द रिजल्ट ऑफ एवरेज बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एवरेज बिहेवियर का रिजल्ट है, एंड दैट एवरेज बिहेवियर इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये उसका रिजल्ट है। तो टेम्परेचर एकदम जीरो कब हो जाएगा,
जब उसके पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है अगर वो जीरो हो जाए, सो इन दैट केस टेम्परेचर विल बिकम जीरो। ओके, और ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, चाहे वो सब्सटेंस सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है तो ऐसे टेम्परेचर को कहता हूं मैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में केल्विन से। केल्विन स्केल जो चलता है हमारा टेम्परेचर मेजरमेंट का, दैट इज बेस्ड ऑन दी एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, और एब्सोल्यूट जीरो जो है दैट इज द रेफरेंस फॉर थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। ठीक है, और इसकी यूनिट हम लेके चलते हैं केल्विन। जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है, ये जो है इसका जो रेफरेंस है दैट इज नॉट एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, सो दैट दे आर नॉट रिफर्ड एज थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। तो जब थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की बात करेंगे तो उसका मतलब होगा केल्विन, और जो केल्विन है उस केस में जब हम लोग यानी केल्विन के यूनिट्स में जब हम लोग टेम्परेचर को मेजर करेंगे तो जो हमारा रेफरेंस होता है दैट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। सो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज अ टेम्परेचर एट विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बिकम जीरो। ठीक, फिर मैंने बोला था जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमको समझ आ जाएगा तब हम देखेंगे कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक्चुअली क्या बता रहा है। तो यहां पर हमको समझ आ गया कि जब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर आएगा तो जो जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका मोशन हो जाएगा जीरो। ठीक है, अब जब पार्टिकल मूव ही नहीं करेंगे बिल्कुल भी, तो यहां पर डिसऑर्डर का कोई भी चांस नहीं होगा। यहां डिसऑर्डर का कोई भी चांस नहीं होगा क्योंकि वो मूव ही नहीं कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते हैं, तो वो सिस्टम में डिसऑर्डर प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ओके, सो अंडर सच सर्कमस्टेंसेस मैं देखूंगा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है यहां पर एक स्पेशल पॉइंट है दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक, सो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड, ऐसे सॉलिड जिनका एक प्रॉपर क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, दे आर नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो पहली चीज जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है दैट इज वैलिड ओनली फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, सो ये कहता है कि अगर कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर उसकी एंट्रोपी जीरो होगी। ठीक है, क्योंकि अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है तो कुछ ना कुछ वहां डिसऑर्डर होगा, और अगर डिसऑर्डर है तो वहां पर एंट्रोपी भी होगी। सो दैट्स व्हाई ये जो स्टेटमेंट है दैट इज ओनली वैलिड फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो हमको याद रखना है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। वो ये कहता है कि किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए जो उसकी एंट्रोपी होती है वो जीरो होती है अगर उसका टेम्परेचर मैं एब्सोल्यूट जीरो तक लेके चला जाऊं। सो दिस वाज अबाउट द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, सो अब हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का जो टॉपिक था वो मैंने फर्स्ट वीडियो में उसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया था। सो अब उसको हम एक बार और यहां पर देखते हैं और उसके साथ हमारा ये मॉड्यूल 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है इसको देखते हैं। सो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इज डिफरेंट फ्रॉम थर्मल इक्विलिब्रियम, ये आपको पहले समझना है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम में कोई भी समानता नहीं है। ठीक है, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम? अगर कोई सिस्टम, कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम अगर मैकेनिकल, देन केमिकल एंड थर्मल तीनों इक्विलिब्रियम में होगा, मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल तीनों इक्विलिब्रियम में अगर होगा तब मैं कहूंगा कि वो जो पर्टिकुलर सिस्टम है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। तो व्हाट डज इट मीन बाय मैकेनिकल इक्विलिब्रियम? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि सिस्टम में कोई भी आपका डिस्टर्बिंग फोर्स नहीं है, देयर इज नो डिस्टर्बिंग फोर्स और अ मोमेंट इन द सिस्टम, यानी कि सारे जो फोर्सेस लग रहे हैं सिस्टम में उनका अलजेब्रिक सम दैट इज समेशन ऑफ F इज इक्वल टू जीरो। Similarly, summation of all the moments acting on the system is zero. So there is no force and there is no moment, resulting moment on the system. तो ऐसे केस में मैं कहूंगा कि वो जो पर्टिकुलर सिस्टम है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा? मैंने लास्ट मॉड्यूल में बताया था कि केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने के या डिफाइन करने के अलग अलग तरीके हैं, कई तरीकों से इसको डिफाइन किया जाता है। ठीक है, लेकिन जब मैं किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात करूंगा तो इसको कैसे डिफाइन करूंगा? तो मैं यहां कहूंगा कि अगर सिस्टम के किसी भी हिस्से में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है या उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, अगर उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि उसके किसी भी हिस्से में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, सो इन दैट केस मैं कहूंगा कि वो केमिकल इक्विलिब्रियम में है। सो नो केमिकल रिएक्शन
no chemical reaction in any part of the system। तो उसको कहता हूं मैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। और थर्मल इक्विलिब्रियम हम जानते हैं कि अगर दो बॉडीज के बीच हीट ट्रांसफर हो और उनका टेम्परेचर, उनका जो फाइनल टेम्परेचर अगर वो सेम हो जाए तो इन दैट केस मैं उसको कहता हूं बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गई है। सो जब बॉडी मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा तो उसे मैं कहूंगा कि ये बॉडी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक, आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि जब कोई भी सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो उससे किसी भी तरीके का वर्क ऑब्टेन कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, मतलब वो सिस्टम हमारे लिए किसी भी यूज का नहीं रह जाता। ठीक, तो क्योंकि सिस्टम अब थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में आ गया है तो हम उससे कोई भी वर्क नहीं निकाल सकते, कोई भी एनर्जी उससे नहीं निकाल सकते। सो इस कंडीशन में मैं उस सिस्टम को कहता हूं कि वो सिस्टम डेड स्टेट में आ गया है। सो डेड स्टेट इज नथिंग बट द स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, यानी कि वो सिस्टम मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुका है। अब ना तो वो वर्क ट्रांसफर दे सकता है, ना तो एनर्जी ट्रांसफर दे सकता है। ठीक है, सो ये था आपका या फिर डेड स्टेट का कॉन्सेप्ट। डेड स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो जब हम अवेलेबल एनर्जी पढ़ेंगे वहां पर ये यूज होगा। ठीक है, अब जितना मैंने अभी आपको बताया उससे आपको एक आइडिया हो गया होगा कि थर्मोडायनामिक्स में हम स्टेप बाय स्टेप नहीं जा सकते। ठीक है, जैसे कि बाकी सब्जेक्ट में होता है कि आप कोई टॉपिक पढ़ो उसके बाद उससे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा जाता है, ऐसा थर्मोडायनामिक्स में नहीं होता। और यही बात है जो थर्मोडायनामिक्स को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स को जब आप स्टडी करते हो तो चीजों को आपको आपस में रिलेट करके पढ़ना होता है। हर एक थ्योरी का किसी दूसरी थ्योरी से रिलेशन यहां पर होता है। दैट्स वाई थर्मोडायनामिक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जो हम अप्रोच रख रहे हैं आई होप आपको वो अप्रोच थोड़ा इजी लग रहा होगा और आपको चीजें रिलेटेबल लग रही होंगी आपस में और आप चीजों को रिलेट भी कर पा रहे होंगे। ठीक है, जिससे कि आपका कंसेप्ट जो है वो एक अच्छा कंसेप्ट बनेगा और आप जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे या जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थ्योरी फॉर्म में होंगे वो सारे आप उससे क्रैक कर पाओगे। ठीक है, सो यहां पर जो हमारा आज का टॉपिक था, जो मॉड्यूल 1 का था, वो हमारा आज खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा मॉड्यूल 2 जिसमें हम वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे। अगर आपको आज के वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर आप ये हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नीचे बने बेल आइकन को जरूर दबाइए। मेरे और मेरे गेट अकेडमी प्लस टीम की तरफ से आप सभी को थैंक यू।